सर, सबसे पहले आज की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाज करते हैं। ईरान का दावा है कि इसने बंदर अब्बास के करीब एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया, जबकि ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हमसाया ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अमरीका को किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या फौजी सहूलत फराहम ना करें। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अप्रैल के इस्लामाबाद मेमोरेंडम और जून के 14 नुकाती अमन मुआहदे के बावजूद खित्ता एक बार फिर जंग की लपेट में आ चुका है। आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने सफारती कोशिशों को नाकाम बनाया? असल चूक कहाँ हुई? जी हाँ, मधु करने पर मशकूर। असल चूक तो बेसिकली वो जो आर्टिकल नंबर 5 है MOU का, उसकी इंटरप्रिटेशन से हुई है। अमेरिका अपने अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है और ईरान अपने अंदाज में कर रहा है। दर हकीकत अगर ये MOU के बाकी खदोखाल सीधे कर लेते, मिसाल के तौर पर जब स्विट्जरलैंड में पहला राउंड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और कतर ने एक एलामिया जारी, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने तजवीज कि क्या कुछ होना चाहिए, और उस तजवीज में सर फहरिस्त बात ये थी कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी था कि अगर कोई इसमें इंटरप्रिटेशन की बात हो तो उसके लिए हाई पावर कमेटी होनी चाहिए, और साथ में ये भी कहा गया था कि एक क्रिएशन ऑफ डीकन्फ्लिक्शन सेल, यानी कि वो भी तक नहीं बन सका। अगर डीकन्फ्लिक्शन सेल बन जाता, अगर ये रेजोल्यूशन ग्रुप एक उनको बनाना था वो बन जाता, तो फिर इस इंटरप्रिटेशन को आसानी से किया जा सकता था। और जब 3 जहाज को पासदारान ने ड्रोन मार के जब उसको डैमेज किया, तो उस वक्त फौरन कंट्रोल किया जा सकता था। तो क्या मतलब इसका हुआ? नंबर 1 इंटरप्रिटेशन, नंबर 2 जो उसके बाकी खदोखाल थे उसको अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और नंबर 3 ये कि अपने ही MOU में जो पॉइंट नंबर, यानी उसका एक पैराग्राफ नंबर 12 है, उसके तहत जो एग्जेक्टिव मैकेनिज्म बनाना था, जिसको के क्रिएट करना था कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए MOU के लिए, ताकि MOU के अगर कोई मामला खराब होते हैं, कोई डील उसमें कोई अगर उसके नोक पलक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सूरत में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑब्वियसली मीडिएटर्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान पे इसके क्या असर पड़ेंगे। इस पे दुनिया पूरे पे पहले ही असर पड़ चुके हैं। जो 28 फरवरी से लेके और 107 दिन की जो एक चपकलिश रही और एक कॉन्फ्लिक्ट रही और एक दूसरे पर हमला करते रहे, तो ऐसी सूरत में जाहिर है दुनिया ने देख लिया कि दुनिया के जो 75% रिजर्व, जो एनर्जी के रिजर्व है, उसमें से निकाल के उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। बाकी 25% अगर हरमुज बंद रहे, स्टेट ऑफ हरमुज बंद रहे, तो बाकी 25% भी कोई तकरीबन महीने के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। अमेरिका में खुद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 174, ये तो खैर रिपोर्टेड खबर है कि 174 दिन के उनके पास रिजर्व था। उस 174 दिन में से 1.5 मिलियन लीटर एवरी डे वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और उसकी वजह से उनके पास अब कोई तकरीबन बहुत ज्यादा अगर है तो 12-15 दिन का रिजर्व है। तो क्या अमेरिका इसका मुतहम्मल हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या अमेरिका के पास कोई तीसरी नई चीज, कोई नया ऐसा मैकेनिज्म आ गया है कि ईरान को वो जेरबार कर ले और ईरान को शिकस्त दे दे? पहले दो उसने क्या हरबे अख्तियार किए। पहला हरबा इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, इस इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन को ईरान बर्दाश्त कर गया। ईरान काफी अरसे से सैंक्शन में है, मजीद सैंक्शन पे लगा दिए गए। पिछले दिनों में 13 उनके और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल पे मजीद लगा दिए गए। ईरान फिर भी कायम है, और ईरान पर जब 107 दिन तक चढ़ाई की, तो उसके बावजूद ईरान अब भी जवाब दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके थे ईरान को हम तो बिल्कुल तबाह कर चुके हैं, उनकी नेवी को तबाह कर चुके हैं, उनके एयरफोर्स को तबाह कर चुके हैं, उनके हम जितने भी अस्करी एसेट्स हैं उनको तबाह कर चुके हैं।
90% तबाह हो गए हैं। हाँ। लेकिन सर ईरान इसके तो अभी बावजूद जवाब दे ईरान रहा ने है। रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक एमओयू की एक शेख की इंटरप्रिटेशन में कोई मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब ब्लेम गेम भी जारी है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने एमओयू की खिलाफ वर्जी की है, जबकि वॉशिंगटन इल्ज़ाम ईरान पर आयद करता है। इस नई कशीदगी की बुनियादी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? किसने आप कह लें कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट हियर? And basically, the real culprit is the same country and the same person who had taken a decision about on the 28th February, once the war started. The war started absolutely against the international law, और that is जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है आर्टिकल 2 उसका और सब आर्टिकल 4 उसकी खिलाफ वर्जी की गई कि एक सॉवरेन कंट्री पर उन्होंने हमला कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। तो गलती तो वहां से शुरू हुई। अब आ जाते हैं एमओयू में इस 5वां जो नंबर है पैराग्राफ, उसमें इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम। अमेरिका अपने अंदाज में कि बिल्कुल फ्री पैसेज होना चाहिए, उसी 5वें में भी तो खुद ही तो इबाम रख दिया। उसी 5वें नंबर पैराग्राफ में बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगा ईरान जिसके तहत कोई फ्री फ्लो उनका रहेगा, ठीक है, कोई उस पर चार्जेस नहीं करेंगे, लेकिन एक उसको इजाजत तो दी है ना। और कोई भी आप ना चाहे वो हमारी कोई भी स्टेट होती है दुनिया की, उसमें जो टेरिटोरियल वाटर की कंट्री है वो उसमें उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। कोई एक्सीडेंट ना हो, नेविगेशन सही हो, उसकी लेन सही लेन से वो गुजरे। तो ईरान ने अगर कोई चीज इसमें अगर वो टॉल वो ले रहा था तो 60 दिन तक उसको मना था कि किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेगा, वो किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेगा। ईरान उसको क्लेम भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ईरान कहता था कि भाई आप ये लेन इसको इस्तेमाल करो, आप इस रास्ते को इस्तेमाल करो, सिर्फ 3 किलोमीटर 3 मील का तो बीच में टुकड़ा है जहां से जहाज गुजर सकता है, और बाकी तो ये टोटल 21 मील की ये अपना है जिसको 31 किलोमीटर कह ले, तो उसमें बड़ी पतली सी जगह है। तो इसमें से किसी न किसी ने इसको मैनेज करना है। तो मकसद ये है कि अगर 3 पर, और फिर ईरान उस अपनी गलती मानता भी है, कहता है कि हमारे सिस्टम की गलती है कि हमने इन 3 जहाजों पर फायर कर दिया। और फिर चले इसी बात को मान लेते हैं, 3 जहाजों पे अगर को डैमेज किया, वो 3 जहाज अमेरिका के तो नहीं थे। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ हाई सीज के मुताबिक, जो जिस कंट्री का फ्लैगशिप है वो कंट्री उसको प्रोटेस्ट कर सकता है, वो कंट्री एक्शन ले सकता है। उन तीनों कंट्री में से कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। वो चौथा चौधरी जो है बीच में आके उसने दोबारा शुरू कर दिया। ये तो इंटरनेशनल कानून में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अगर कहीं मसला पैदा हो रहा हो, अगर फर्ज कर लो कि जर्मनी में, तो वहां उस पर उस मसले में कूद पड़ा, और जर्मनी और फ्रांस में, और उस मसले में कोई कूद पड़ी जाके सोमालिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। या उससे कोई रूस कूद पड़ जाके उसमें, तो उसको ये तो कोई इंटरनेशनल कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं है। तो इसका साबित क्या हुआ कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भी गलती है। इंटरप्रिटेशन की जहां तक बात है, ईरान मानता है कि हम हमारे सिस्टम से गलती हो गई, फायर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, ईरान अगर उसको अपने रास्ते से, अपने टेरिटोरियल उससे बहिफाजत कहता है कि मैं एक मैनेजमेंट के तहत करना चाहूंगा, अपेरेंटली तो यही कह रहा है। पस पर्दा इसके पीछे और बहुत सारी बातें हैं। तो आपने तीसरी बात की कि खलीजी ममालिक अपने उनको धमकी दी है, और वो सही धमकी दी है। अगर किसी मुल्क से तीसरे मुल्क में हमला होता है, तो फिर कोई तीसरा फरीक अगर हमारे पड़ोसी मुल्क को इस्तेमाल करके करता है, तो क्या हम उसको बख्श देंगे? तो नहीं बख्शेंगे। तो लिहाजा अगर ये उनकी बेसिस जो कि एक एग्रीमेंट के तहत दिए हुए हैं खलीजी ममालिक ने, उन बेसिस को इसलिए तो नहीं दिया गया है कि वो किसी और मुल्क पर उस बेसिस को इस्तेमाल करके हमला कर दे। अगर उसमें ना ऐसी कोई कानून इजाजत देता है इंटरनेशनल कि आप किसी थर्ड कंट्री को बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत अगर कोई फैसिलिटी आप देते हैं, तो वो एग्रीमेंट का मिस यूज हो जाए, उसका मिस यूज करके आप तीसरे कंट्री पे चढ़ाई कर दें, तो वो भी बात इंटरनेशनल कानून। यही ईरान कह रहा है, यही ईरान प्रोटेस्ट कर रहा है, यही और फिर उसको खलीजी ममालिक ने मिलकर इसको कंडेम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको सॉवरेनिटी की बात करें तो सही है, लेकिन ये दिया हुआ इंटरनेशनल कानून में कि अगर आप किसी मुल्क को अपनी फैसिलिटी देते हैं
तो उसने किसी तीसरे मुल्क को उससे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक। ईरान को उससे नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा जिसकी वजह से उसका जवाब दे रहा है वो।